How to score 95% in board examination 2022 for class 10 and class 12 स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, क्योंकि 26 अप्रैल से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं टर्म 2 के लिए क्लास 10 एंड क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड। ऐसे में आखिरी एक महीना 26 मार्च से पढ़कर 26 अप्रैल तक बच्चा कैसे टॉप कर सकता है, कैसे 95% स्कोर कर सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको सेवन ऐसे की पॉइंट बताने वाली हूँ जिसे यूज करके आप 95 to 98% बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पॉइंट है। इसे हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज़ किया है, चाहे वो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो। ये 7 पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो हर टॉपर यूज़ करता है। मेरे जितने टॉपर फ्रेंड्स रहे हैं, मैंने अपने स्कूल लाइफ में हमेशा इन्हें इम्प्लीमेंट किया है और हमेशा इसी वजह से हम लास्ट में टॉप करते हैं। देखिए, पूरे साल कोई बच्चा कितना भी एफर्ट डालता है, कितना भी पढ़ता है, पर किसी भी रेस में विनर वही होता है जो लास्ट मोमेंट पे अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। आप पूरे साल कितना भी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे इस लास्ट 1 मंथ को अगर आप सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते तो आपका पूरा साल बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें हैं। चलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 हमारा होता है, सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को आपको कॉपी लेनी है, नोट डाउन करना है, क्योंकि इसे आज से ही इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल एक महीना रहता है तो आपको आज से ही इसे इम्प्लीमेंट करना है और समझना है। नंबर 1 जो हमारा रूल है टॉप करने का, सबसे पहला, क्योंकि आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, डिवाइड नंबर ऑफ डेज एज पर सब्जेक्ट। इसे मैं हमेशा यूज करती हूँ, हमेशा। ये बहुत अच्छा रूल है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 1 मंथ की बात कर रहे हैं तो आपके पास कितने दिन बचे हैं, 30 डेज बचे हैं। और आपको अपने सब्जेक्ट लिख लेने हैं कि कुछ बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं लाइक IT, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो आपको डेज लिखने हैं और सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट हैं तो इसको आपको डिवाइड कर देना है और आपको पर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन निकल रहे हैं इसको निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि आपने सब्जेक्ट्स लिख लिए, साइंस, मैथ, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कॉपी उठाइए, पेन उठाइए। कॉपी पेन उठाना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पर सब्जेक्ट 8 डेज मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। आप क्लास 10 एंड क्लास 12 किसी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, दोनों के लिए ये पॉइंट्स सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पे आपको डेज, आपको हर सब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल 8 डेज मिल रहे हैं। ठीक है, इन 8 डेज में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से और आपने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, हिंदी भी लिख लिया। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो साइंस है, मैथ्स है, सोशल स्टडी है, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो उसका आप 1 या 2 दिन बढ़ा सकते हैं। हिंदी है, अब आपको लगता है हिंदी के लिए 8 दिन काफ़ी ज़्यादा है, इसे मैं 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो इसको आप 3 से 4 दिन कर सकते हैं। और इसके बचे हुए डे आप साइंस, मैथ, SST जहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा देने की ज़रूरत है उसमें आप एडअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में सब्जेक्ट बना लेने हैं और लिस्ट बना लेनी है, डेज बना लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको ये अपना प्लान बना लेना है, एक प्लान शीट बना लेनी है। ठीक है, डेट लिख के, चाहे तो कि मेरे को कैसे स्टार्ट करना है, कि स्टार्टिंग के जो अब अपकमिंग 7 डेज हैं या 8 डेज हैं ये मैंने रख दिए साइंस के लिए। तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर लीजिए कि इस तारीख से, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का जो टाइम है वो मैंने साइंस के लिए स्लॉट बुक कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज अपने टाइम को पहले डिवाइड कर लेंगे। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको डेज डिवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लास्ट टाइम है जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को पूरा फिनिश करते हैं, फिनिशिंग लाइन देते हैं, जो भी चीज़ें उसे क्लियर करते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा आपके पास एग्जाम डेज होंगे जहाँ पे आपके पास एक एक दिन होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये प्लान शीट तैयार करनी है। नंबर 2 जो पॉइंट है, मेक लिस्ट ऑफ प्रिपेयर एंड नॉट प्रिपेयर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि क्या किया, कल से मुझे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, कॉपी उठाई, कुछ भी रैंडमली पढ़ना शुरू कर दिया, फिर वो शुरू उन्होंने कहाँ से किया था और ख़त्म कहाँ किया उन्हें कुछ नहीं पता, उनका क्या रिजल्ट है उन्हें कुछ नहीं पता होता। ठीक है, कितना उनको प्रिपेयर है, कितना नहीं प्रिपेयर, कुछ नहीं पता होता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक और लिस्टिंग करनी है, हर सब्जेक्ट की ये लिस्ट करनी है। क्या करना है, प्रिपेयर्ड एंड नॉट प्रिपेयर्ड। साइंस का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, क्लास 10।
आपको कॉपी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको टेबल बनानी है, इस पे लिखना है प्रिपेयर्ड और टेबल में नॉट प्रिपेयर्ड। यहाँ पे आपको लिखना है प्रिपेयर्ड वो चैप्टर जो आप प्री बोर्ड में पढ़ चुके हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आता है, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जो क्वेश्चन आंसर तैयार कर रखे हैं, उसके न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होते हैं, तो उसको आपको डालना है प्रिपेयर्ड में। फॉर एग्जाम्पल 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5 में से 3 आपके आ गए प्रिपेयर्ड में, नॉट प्रिपेयर्ड में आपके 2 आ गए। नॉट प्रिपेयर्ड में आप उस चैप्टर को रखोगे जिसमें आपको डाउट है, क्यूरी है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, मेरे एक प्रोफेसर हैं वो हमेशा कहते थे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, या तो वो तुम्हें क्लियर है या तो तुम्हें नहीं क्लियर है, बीच का कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पढ़ा तो है पर याद नहीं है, पढ़ा है पर समझ में नहीं आया, तो बीच का कोई चीज़ नहीं होता, या तो वो क्लियर है या तो वो नॉट क्लियर है। तो आपको इस तरीके से अपने हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है। साइंस का लिख लिया कि भैया 3 चैप्टर जो है वो प्रिपेयर्ड है, 2 चैप्टर नॉट प्रिपेयर्ड है, उनका नाम लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो आप लिखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 8 दिस इज प्रिपेयर्ड, इलेक्ट्रिसिटी दिस इज नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको साइंस की, मैथ की, एसएसटी की हर सब्जेक्ट की लिस्टिंग करनी है। जब आप ऐसा लिस्टिंग करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया था कि जब आप स्लॉट बुक कर रहे हो कि आपके पास 7 डेज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 डे है साइंस के लिए, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है कि साइंस के लिए आपके पास 7 दिन है, और यहाँ पे आपने कैटेगराइज कर लिया कि मेरे पास 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो है वो प्रिपेयर है, 2 नहीं प्रिपेयर है। तो आप क्या करोगे, इन 2 चैप्टर को जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, इन 7 दिन में से आपको 2 दिन ऐसे उठाने हैं जिसमें इन चैप्टर्स को जो प्रिपेयर नहीं है उसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। और बाकी के जो 3 डेज होंगे, 4 डेज होंगे, उसमें पूरे इन 5 चैप्टर का आपको रिवीजन भी मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने 7 दिन का एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है आपको 5 डे पर सब्जेक्ट मिले, तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखे या नॉट प्रिपेयर्ड वाले चैप्टर हैं, सबसे पहले नॉट प्रिपेयर्ड वाले, डाउट वाले चैप्टर्स को ही आपको रिजॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ने बैठे हो, जो आपने पहले ही प्री बोर्ड में पढ़ रखा है, अच्छे से तैयार है, उसी को फिर से फिनिशिंग करने बैठ गए, उसी को फिर से, वो आपको पहले से समझ आ रखा है, आप उसे एग्जाम से 1 दिन पहले भी पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे उन दिनों में वो फोकस करना है जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जो समझ में नहीं आया, जिसमें आपको डर लगता है, जिसको आप अवॉइड कर देते हो, एग्जाम से 1 दिन पहले आपके हाथ कांपते हैं, इस समय आपको उसी चीज को पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे जब आप ये लिस्ट तैयार कर लोगे तो सबसे पहले आपको नॉट प्रिपेयर करना है, इसके बाद बाकी का जो आपका दिन का स्लॉट होगा उसमें पूरे जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जो पॉइंट नंबर 3 है ये है मेक डेली टाइम टेबल। ये भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। अगर कोई बच्चा बोलता है मुझे टॉप करने का कोई टाइम टेबल बना के दे दो, तो दुनिया में ऐसा कोई भी टाइम टेबल नहीं बना है जो आपको टॉप करवा सके, ठीक है। क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है। एक है राजू, ठीक है, एक ये बच्चा है राजू, और एक है ये रीना, राजू एंड रीना। अब ये है, ये बच्चा है, ये मॉर्निंग में पढ़ना चाहता है, ये इवनिंग में इसको पढ़ना अच्छा लगता है। इस बच्चे का ट्यूशन का टाइम अलग है, इस बच्चे का ट्यूशन का टाइम अलग है, इसके फैमिली का एनवायरनमेंट अलग है, इसके फैमिली का एनवायरनमेंट अलग है। अगर हम 2 बच्चे में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो अगर मैं 80, 90, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग है, स्कूल के टीचर अलग हैं, ट्यूटर अलग हैं, सब कुछ अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, तो हम सबको एक टाइम टेबल नहीं बोल सकते। और अगर मैं खुद भी बात करूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने एक टाइम टेबल को बनाया और उस टाइम टेबल को महीनों फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दिन का टाइम टेबल बना सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं कि पर्टिकुलर डे, कल का जो दिन है, कल का दिन मुझे साइंस को डेडिकेट है, मैं साइंस पढ़ूंगा, इतना बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही महीने का टाइम टेबल बना के रख लोगे और आप उसे फॉलो कर पाओगे, वो रियलिस्टिक नहीं होता। रियलिस्टिक क्या है, आपको डेली टाइम टेबल बनाना है। डेली कैसे बनाना है, आपके पास कल का दिन है, फॉर एग्जाम्पल आपको कल पढ़ना है, तो कल के लिए आपको पूरा प्लान शीट तैयार करना है। जो आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे आपको रात को सोने से पहले, जब आप रात को सोने जाएं उस टाइम आपको अपना कल का, सिर्फ कल का एक दिन का टाइम टेबल बनाना है कि कल मुझे मॉर्निंग में, उसमें भी आपको टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मॉर्निंग में मुझे
मॉर्निंग में मुझे साइंस पढ़नी है और शाम को मुझे मैथ्स करनी है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। वो आप बनाएंगे, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको वो लिखना है कि जो मेरे नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर हैं उसमें ये टॉपिक है, ये मुझे पढ़ना है। ये सारा आप लिस्ट करके रखेंगे और आपको पता होगा जैसे ही कल आप उठेंगे तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं पहले देख रहा हूँ साइंस फिर मैथ उसके बाद सोच रहा हूँ क्या पढ़ना है, इसी में आपके 4-6 घंटे बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं है, जब आप अगले दिन मॉर्निंग में उठोगे तो आपके पास टेबल है, ठीक है, जो आपने बनाई थी कि आज आपका साइंस का डे है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें ये टॉपिक पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है, तो आप अगले दिन उसको फॉलो करोगे। तो यहाँ पे आपको डेली टाइम टेबल हो सकता है, किसी दिन आप 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बना लें, किसी दिन आप 5 घंटे का, किसी दिन 2 ही घंटे का बनाएं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड सिचुएशन। तो आपको डेली मॉडरेट करना होता है, डेली एम्पलीफाई करना होता है अपने टाइम टेबल को और डेली अपडेट करना होता है। और जब आप इस चीज़ को रात को करके सोएंगे कि हाँ कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी उस चीज़ को डाल देंगे, तो सुबह आपका टाइम अगले दिन वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मेजर ऑफ स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, अब वो उठाए हैं एक क्वेश्चन मैथ का सॉल्व किया, फिर बोल रहे हैं मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, चलो सोशल स्टडी पढ़ लेते हैं। सोशल स्टडी का चैप्टर पढ़ने बैठे, हिस्ट्री पढ़ी और सो गए, ठीक है, नींद आ गई, फिर उन्हें लगा यार पूरा दिन वेस्ट हो गया, फिर अगले दिन उठे, फिर कोई प्लानिंग ही नहीं है क्या पढ़ना है, तो इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको डेली अपने टाइम टेबल को बनाना है। अगला जो पॉइंट है, सॉल्व प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर ट्वाइस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई नहीं बताएगा। जो प्री बोर्ड पेपर होता है ना, प्री बोर्ड पेपर, वो पेपर आपके टीचर्स 10 साल का जो PYQ होता है उसको उठाते हैं और उसी में से बनाते हैं। चाहे आप अपने किसी भी स्कूल का प्री बोर्ड उठाइए और उसे आप मैच करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलेंगे। क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि बच्चे 10 साल का PYQ नहीं सॉल्व करते, क्योंकि बहुत कम बच्चे सॉल्व करते हैं, तो वो इन क्वेश्चन के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसे डाल देते हैं प्री बोर्ड में, कि प्री बोर्ड से तो बच्चे को ये क्वेश्चन जब वो प्री बोर्ड में देगा तो एग्जाम के लिए पढ़ेगा, ठीक है। तो प्री बोर्ड का क्वेश्चन जो आप दे के आए, आपके स्कूल ने 2 प्री बोर्ड लिया है, 1 प्री बोर्ड लिया है, डजेंट मैटर, आपके जो भी प्री बोर्ड हुए हैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कम से कम 2 बार। सॉल्व करने का मतलब है प्री बोर्ड में हो सकता है आपके 15 क्वेश्चन आए थे, 15 में से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने नहीं लिखे या अटेम्प्ट नहीं किए या आपने गलत किए, आपको समय आ नहीं रहते, तो उन क्वेश्चंस के आंसर देखिए कैसे लिखना है, समझिए, पढ़िए, इसको 2 बार अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, याद करना है, समझना है। इसके अलावा CBSE सैम्पल पेपर, CBSE सैम्पल पेपर क्या होता है, ये भी आपके एक तरह से PYQ होते हैं जो अलग अलग तरह से आपको डिज़ाइन करके दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ एक्चुअल में PYQ है 10 साल का। तो आप अगर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सैम्पल पेपर को और प्री बोर्ड पेपर को कम से कम 2 बार सॉल्व करके समझ लें, क्योंकि इसमें से आप देखेंगे ना डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोर्ड में मिलेंगे, किसी डायरेक्ट लैंग्वेज में भी या इनडायरेक्ट लैंग्वेज में, पर डायरेक्ट मिलते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, प्री बोर्ड में वही क्वेश्चन छोड़ के आए, उसे नहीं पढ़ा, बोर्ड में सेम क्वेश्चन आ गया और फिर छोड़ के आ गए, तब बहुत ज़्यादा पछतावा होता है बच्चे को। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये आप करेंगे तो आपके 40 to 50% क्वेश्चन ना डायरेक्ट तैयार हो जाएंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा एफर्ट्स। अगला जो पॉइंट है पेपर प्रेजेंटेशन। अब आपने कितना भी पढ़ लिया, पेपर प्रेजेंटेशन पे मैंने वीडियो बना रखी है, कितना भी पढ़ लिया, लेकिन अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन करना नहीं जा रहे तो बोर्ड में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपका पेपर होने जा रहा है सब्जेक्टिव, ओके, यानी रिटन पेपर होने जा रहा है। तो ऐसे में पेपर प्रेजेंटेशन, इसके लिए आपको करना क्या है, CBSE की वेबसाइट पे जानी है, वहाँ पे जो टॉपर की कॉपी होती है, टॉपर की आंसर शीट होती है, उसका PDF होता है, उसको डाउनलोड करिए और उसको बार बार देखिए कि हाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे प्रेजेंट करना है, साइंस का पेपर कैसे, सोशल स्टडी का, मैथ्स का, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है जब आप पेपर लिख रहे हैं। तो वहाँ पे ईयर है 1997, तो इसको आपको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। आप कोई लॉ, यूनिवर्सल लॉ लिख रहे हैं तो लॉ को इन्वर्टेड कोमास में लिखिए। अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए। मल्टीपल कलर यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सेम कलर के पेन से उस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, ओके। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पॉइंट में लिखने होते हैं, कुछ के पैरा में लिखने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम एग्जाम्पल्स का यूज़ करना होता है। डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आप जब भी बनाए तो उन्हें पेंसिल से बनाएं। तो ये कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हैं, इन्हें फॉलो करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करते तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। जो अगला पॉइंट है 30 मिनट डेली रिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया नॉट प्रिपेयर्ड में से ये चीज़ें बच्चे बहुत पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें याद भी हो जाती है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तब वो रैंडमली भूल जाते हैं। उनने सब कुछ पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन को देखते ही वो ब्लंडर हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, और फिर वो उन्हें लगता है कि यार मैंने पढ़ा तो था, वही चीज़ पढ़ा था पर याद नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या है, जब आप नई चीज़ें पढ़ते हैं तो उसे भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट की रिवीजन करनी है। रोज मॉर्निंग का आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, 6 से 7 बजे का टाइम रख लो या 5 से 6 बजे का टाइम रख लो। 30 मिनट, केवल 30 मिनट जो भी आपने पिछले 2 दिनों में पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन मारना है। और इस टाइम पे जब आपका लास्ट 1 मंथ बचता है ना, तब आपको एक अलग नोटबुक बना लेनी चाहिए, एक अलग कॉपी बना लेनी चाहिए, एक ही कॉपी जिसमें साइंस, मैथ, एसएसटी, सोशल स्टडी, हिंदी जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आप क्विक नोट्स बना लिया करो। जो भी पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट बनाते जाओ। एग्जाम में आपको यहीं से रिवीजन करनी होती है। और लास्ट 30 मिनट रिवीजन, रोज आपको 30 मिनट की रिवीजन डेली करनी है, जिससे आप जो नई चीज़ें पढ़ रहे हैं वो भूले ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, LTL मॉडल। LTL मॉडल क्या होता है, ये भी बहुत पावरफुल मॉडल है, लास्ट 1 मंथ में बहुत काम का मॉडल होता है। जैसे मैंने कहा कि बच्चे बहुत सारी न्यू थिंग्स पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते हैं। अब वो नई चीज़ें पढ़ते हैं तो भूलने का भी उतना ज़्यादा चांस होता है। ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको डराते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, भाई इसमें क्या डायरेक्शन होगी, तो ये बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मोटर पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस तरह के टॉपिक जिसे भूलने के चांस है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको डराता है, वहाँ पे LTL लगाना है। LTL का मतलब क्या है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक को लेना है, उस टॉपिक को पहले पढ़ना है, जो भी आपको समझ में आया आपके टीचर से, यूट्यूब से, उसको पढ़ना है, ठीक है। अब उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, टीच करना है, किसी को पढ़ाना है। अब आप किसे पढ़ाएंगे, अपने किसी भी फ्रेंड को लो, किसी भी भाई बहन को लो, मम्मी को लो, किसी को भी लो, और उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को उसे पढ़ाओ, ठीक है। वो सुने ना सुने, आपको उसे पढ़ाना है। जब आप किसी को इस टॉपिक को पढ़ाओगे तब क्या होगा, आपको ये क्लियर होगा कि आप कितने पॉइंट्स आपको सच में क्लियर हुए हैं और क्या क्या आपको डाउट है। जब वो बंदा आपसे पूछेगा कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, तब आपको लगेगा हाँ ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। अब आपको क्या करना है, जो जो समझ में नहीं आया वो जाके आपको फिर से पढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो टॉपिक एक तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बोल के बताते हो तो वो चीज़ आप कभी भी भूलते नहीं हो। एग्जाम टाइम में स्पेशली आप नहीं भूलते हो। और फिर जब आप उसमें, जब किसी ने आपसे सामने से क्वेश्चंस किए फिर जाके उसको पढ़ोगे तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की होगी। तो LTL को हम लास्ट टाइम पे, एग्जाम से लास्ट 1 डे भी बच्चे इसको फॉलो करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आपको ये 7 पॉइंट्स को यूज करना है और लास्ट 1 मंथ में आपको टॉप करने से कोई नहीं रख सकता। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट, इंटरेस्टिंग वीडियोस, क्लास 10 रिवीजन सीरीज।